ओके गाइस, तो आज हम बात करने लगेंगे कि हम लास्ट काफी दिनों से एब्सेंस की गई है। तो हम स्पीकिंग मॉड्यूल हमारा रह गया था कवर होने वाला। हमने अपना लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग की जितने भी और स्पीकिंग की भी काफ़ी वीडियोस इस वक्त यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, उनको रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई एडिशनल चीज़ चाहिए, इंफॉर्मेशन, तो डू लेट मी नो सो आई कैन प्रिपेयर फॉर यू, स्पेशली फॉर दैट पर्पस। तो आज हम जो बात करने लगे वो ओईटी स्पीकिंग के बारे में बात करने लगे, और उसके अंदर मैं 5 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप उन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स के चांसेस बहुत अच्छे हैं, आप बी ग्रेड के अंदर स्टैंड करेंगे। स्पीकिंग कंपैरेटिवली बाकी सारे मॉड्यूल से इजी है, लेकिन स्टिल आपकी अगर फ्लुएंसी नहीं है, आप अच्छे स्पीकर नहीं है, आप इंटोनेशन आपकी अच्छी नहीं है, आपको स्ट्रेस अपनी लैंग्वेज के अंदर अच्छी नहीं है, और आपकी वोकैबुलरी और टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो आप स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो स्पीकिंग आप इजीली 1 से 2 वीक के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, बेसिक चीज़ों को फॉलो करते हुए। एग्जाम फॉर्मेट का थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा दूँ कि एक वार्म अप सेक्शन होता है जिसके अंदर जनरल क्वेश्चंस आपके बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, कोई से रिलेटेड, बाहर के बारे में पूछे जाते हैं। आपके प्रोफेशन में, प्रोफेशन की कोई स्पेशल चीज़ आपसे पूछी जाती है। जब आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद आपको वो जो इंटरलोकेटर आपका होता है, जो उस वक्त अगर पेशेंट आपके साथ कन्वर्सेशन करनी होती है, वो आपको एक रोल प्ले पास करते हैं। आपको 3 मिनट देते हैं इसके लिए। 3 मिनट देंगे आपको। उस 3 मिनट के अंदर आपने उसको रोल प्ले को क्लियर करना है, और उसकी चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस 3 मिनट के अंदर आप अगर पेशेंट का जो नाम है, पेशेंट का अगर वो उसका रिलेटिव है, उसका स्पाउस है, उसका पेरेंट है, तो आप उस दोनों का नाम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख लें नाम पूछ के, ताकि आपको रोल प्ले के अंदर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और सेकेंडली ये है कि आपको कोई ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, या जिसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकती है, तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस 3 मिनट के अंदर आप छोटे छोटे से सेंटेंसेस बना सकते हैं अपने रोल प्ले के ऊपर। उसके अंदर लिख सकते हैं कि आपने जो भी टास्क स्टार्ट करना है, आपने रोल प्ले जब स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कैसे बोलना है, क्या करना है। तो ये 3 मिनट आप उसको यूज कर सकते हैं। इस 3 मिनट के अंदर सबसे जो बेसिक चीज़ है ना, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता और वो मिस करते हैं, वो क्या होता है, जो सेटिंग आपकी दी हुई है ना, जिसके अंदर पेशेंट की डिस्क्रिप्शन सारी दी हुई है कि ये पेशेंट कौन सा है, क्या इलाज हो रहा है, आपके पास कहाँ है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। वो उसके अंदर ना आपको पता चलता है कि आप स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन हो, मिड ऑफ द कन्वर्सेशन हो, कि आपका फाइनल तक कंसल्टेशन चल रही है। तो इसमें सेटिंग को समझे अच्छी अच्छे तरीके से। आधा मिनट लगाए, 1 मिनट भी लगा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेटिंग को ठीक समझ ले, सेटिंग समझ आ जाएगी ना, तो रोल प्ले आपको लीड करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 मिनट के टास्क हैं जिसके अंदर आपने सेटिंग को समझना है, अपने अपने जो नाम पूछ सकते हैं पेशेंट का, प्रोनाउंसिएशन पूछ सकते हैं, और छोटे छोटे सेंटेंसेस जो इंटरेक्ट स्पीच होती है वो आप लिख सकते हैं, जिससे आपने अपने टास्क जो है वो चलाने, जैसे रीअश्योरेंस करनी है, एजुकेट करना है, ठीक है, इंसिस्ट करना है, रेसिस्ट करना है, जो भी फाइंड आउट करना है आपकी क्लास में, उनको कैसे स्टार्ट करना है, वो 2 रोल प्ले होंगे। ठीक है, हर रोल प्ले से पहले आपको 3 मिनट ही मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। और जो रोल प्ले होता है वो अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट का होता है। ठीक है, जब आप रोल प्ले स्टार्ट कर देते हैं तो आपका रोल प्ले जो इंडिकेटर है, जब वो 5 मिनट होती है तो आपको स्टॉप कर सकता है, और वो आपको स्टार्ट में बता देता है कि डोंट वरी इफ आई स्टॉप यू आफ्टर 5 मिनट। तो अगर वो 5 मिनट बाद आपको स्टॉप करते हैं तो उसमें आपको परेशानी होती है। अगर आपने अपनी कन्वर्सेशन अच्छी भी की है, आप पेशेंट सेंटर्ड रहे हैं, पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच भी मैंने पहले बताई हुई है एक दफ़ा। उसमें ये होता है कि जो पेशेंट अपने कंसर्न बता रहा है ना, आपने उसके साथ लेके अपनी कन्वर्सेशन को चलना है। ये नहीं कि पेशेंट अपना कंसर्न कुछ और बता रहा है, आपका टास्क कुछ और लिखा होता है, वो अपने टास्क सुनाना शुरू कर दो उसको। आपने पेशेंट के कंसर्न को एड्रेस करना है, उसको क्लियर करना है, फिर अपने जो टास्क है उसको उसके साथ एडजस्ट करना है, उसको लीड लेके चलना है कि अब इसके साथ इसको अटैच कर देते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू, जो लोगों को ये वाली वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि रोल प्ले के अंदर उन्होंने कैसे इसको लेके चलना है, वार्म अप सेक्शन क्या है,
3 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, दूर उठने हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब हम आ जाते हैं जो 5 गोल्डन टिप्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 5 गोल्डन रूल्स आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसको आप फॉलो करते हो तो आपका रोल प्ले बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सबसे पहला रूल है तो स्टार्ट द रोल प्ले। आप नर्स हो, आप कन्वर्सेशन लीड कर रहे हो, इसलिए रोल प्ले आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। डू नॉट वेट फॉर द इंडिकेटर टू स्टार्ट। आपने इंडिकेटर का वेट नहीं करना है कि वो कुछ बोले तो आप रोल प्ले स्टार्ट करें। जैसे वो बोलता है कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, इट्स मीन कि आपने रोल प्ले अपना स्टार्ट करना है, अपने फर्दर वेट नहीं करना है कि वो अपना नाम बताए तो फिर है, ठीक है। और जब आपने रोल प्ले स्टार्ट करना है तो बड़ा सिंपल होना चाहिए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड कॉल द पेशेंट बाय देयर नेम, स्टार्ट विद द फर्स्ट बुलेट पॉइंट ऑन द रोल कार्ड। ये 3 चीजें आपकी स्टार्ट के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो स्टार्ट विद द फर्स्ट बुलेट पॉइंट अगर आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे तो एटलीस्ट आप जो अपना इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आपने अपनी सेल्फ को इंट्रोड्यूस करवाना है। और पेशेंट को, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट है, पेशेंट क्लिनिक में पेशेंट है, अगर आपने सेटिंग में पढ़ लिया है कि पेशेंट के नोट्स आपके पास हैं और आपने पढ़ा, जिसमें आपको पेशेंट का नाम पता है, अब उसको कन्वे कैसे करना है, बोलना कैसा है, वो मैं आपको 2 स्टेप्स में बता देता हूँ। आप सिंपली कह सकते हैं कि हेलो माय नेम इज प्रियस एंड आई विल बी लुकिंग आफ्टर यू टुडे, कैन आई कॉल यू जॉन। कैन आई कॉल यू जॉन इट्स मीन कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि नाम लिख लिया और मैं आपको यही बुला सकता हूँ। अगर वो कहता है कि नहीं यू कैन कॉल मी जेकब, तो इट्स मीन कि फिर आपने जेकब उसको बोला, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब आप इंटरोगेटर के साथ बात करते हैं और आपने नाम पहले पूछा था और वही नाम आप कहते हो कैन आई कॉल यू दिस, तो वो आपको कहेगा यस यू कैन कॉल दिस, ठीक है। एक और तरीका भी है, एक तो ये कि आप सबसे पहले अपना बताते हो, दूसरा एक और स्टाइल क्या, जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिक में आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, आपके पास, तो आप कैसे बोलोगे, हेलो कैथी, इट्स गुड टू सी यू, आई अंडरस्टैंड यू हैव बीन हैविंग हेडेक, इज दैट राइट। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया है कि मैंने क्या किया है, मैंने उसके नाम से उसको पुकारा है, ठीक है। और चूंकि सॉरी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है और आप मल्टीपल टाइम उससे मिल चुके हुए हैं, तो आप कह सकते हैं इट्स गुड टू सी यू, ठीक है, आपको दोबारा देखना अच्छा लगा। या क्लिनिक के अंदर भी पेशेंट आया तो आप कह सकते हैं इट्स गुड टू सी यू, आई अंडरस्टैंड यू हैव बीन हैविंग हेडेक, इज दैट राइट, ठीक है। तो आप जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट है आप उसको इसके अंदर एडजस्ट कर रहे हो। और जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट में लिखा होगा फाइंड आउट द हेडेक या उससे रिलेटेड, तो आप पूछ रहे हो कि मैं आपको जो हेडेक है वो मैं जो कन्वर्सेशन जिसपे लेके हम चलने लगे हैं वो ठीक है। तो ये एक स्टाइल है जो आपको कंफर्टेबल लगता है ना, आपने वो यूज करना है, लेकिन नेचुरल लगना चाहिए। जैसे पहला हमने देखा है कि उसके अंदर सबसे पहले उसने अपना नाम बताया और उसके बाद उसने बताया कि आई एम विल बी लुकिंग आफ्टर यू टुडे, कैन आई कॉल यू जॉन, इसमें उसने लास्ट में बता दिया, उसमें शुरू में बताया। तो आप दोनों वे से स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे और नेचुरल लगे। लेकिन जब आप नाम शुरू में ले लेते हैं ना तो आपका जो रोल पे है ना, वो आपको टाइम मिल जाता है कि आप अपने रोल पे के टास्क पे लग करो। और एक और बेसिक चीज होती है कि आपने अपने जो इंट्रोडक्टर होता है उसको इंटरप्ट नहीं करना था। अगर आप इंट्रोडक्शन प्रॉपर ही ना करते, बस हेलो बोल देते हैं या गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, फिर इंटरलोकेटर बोलता है, तो उसमें इंटरप्शन आने के चांसेस होते हैं। हो सकता है वो अपना मसला बताना शुरू कर दे और आपने भी तो अपना वो फर्स्ट टास्क कंप्लीट करना, तो उससे क्या होगा कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिसलीड हो जाएगी। वो फिर आगे से आगे कुछ और मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होती रहेगी, आप कुछ और बोलना चाह रहे होंगे वो कुछ और पूछेगा, तो सारी, इसलिए इंट्रोडक्शन प्रॉपर स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला काम आपका होता है कि आपने क्या करना है कि ओपन क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप इंकरेज करें कि डिटेल रिस्पॉन्स आए, पेशेंट अपना डिटेल बताए सारी जो उसका इस चीज़ के बारे में वरीड है या कोई कुछ चीज़ें की इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, या आपने जो उसको मेडिसिन का एजुकेशन करनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो उसको डिटेल उसकी बता सके। जब आप ओपन एंड क्वेश्चन करते हैं, उसका मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ओपन एंड क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कर सकते हैं क्लोज क्वेश्चन, जैसे आपने ओपन से शुरू कर लिया उसी टॉपिक को फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता क्लोज एंड क्वेश्चन में करना है, जिसके अंदर आप स्पेसिफिक आंसर चाह रहे हो, जो स्पेसिफिक डिटेल है, खास एक नंबर है, कोई वैल्यू है, सिर्फ वही पूछना चाह रहे हो, तो वो फिर आपको फ्री वो आंसर देगा। ठीक है, ओपन एंड क्वेश्चन करने का ना ये हमारा सेकंड रूल है, टिप है। पहले टिप है कि आपने रोल प्ले खुद स्टार्ट करना है, आपने वेट नहीं करना है इंटरव्यू के।
और रोल प्ले स्टार्ट जो आपने करना है उसके अंदर प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है, वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड ट्रिप क्या है कि आपने उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन से शुरू करना है और क्लोज एंडेड क्वेश्चन तक लेके आना, ठीक है। जो मेन आपका पहले टास्क होगा उसको ओपन एंडेड से स्टार्ट करते हुए अपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक लेके आना, ये सेकंड है, ठीक है। अगर आप इन बेसिक चीजों को समझ लेते हो कि यार मैंने रोल पे ओपन अप से करना है और मुझे ओपन एंड क्वेश्चन और क्लोज एंड क्वेश्चन करने आने चाहिए, मैंने ओपन एंड से शुरू करना है, तो आपके ग्रेडिंग इधर से बढ़ना शुरू हो जाएगी कि आपका जो रोल पे है वो लॉजिकल और उसके अंदर सारे जो उसकी जो अप्रोप्रिएटनेस होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएंगी कि आप पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच लेके चल रहे हो। आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी आती है, इंफॉर्मेशन डिलीवर करना आती है। आप वो सारे स्टेप इसी के अंदर आ रहे हैं जब आपने ओपन से क्वेश्चन से शुरू किया और क्लोजन तक आए, ठीक है। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई कि 2 पॉइंट की। अच्छा, अब जो आस्क ओपन एंड क्लोज क्वेश्चन करें वो कैसे हो सकते हैं, जैसे आप कहते हो कि हाउ हैव यू बीन फीलिंग। अब जो हाउ हैव यू बीन फीलिंग है, ये अब वो अपनी फीलिंग्स बताएगा सिंस यू लास्ट हैव टेकन दिस मेडिकेशन, ठीक है। तो आपने उस फीलिंग्स के बारे में पूछा, उसके कंसर्न के बारे में पूछा, आपने जैसे वो हैव यू व्हाट हैव योर कंसर्न्स, व्हाट आर योर कंसर्न्स रिगार्डिंग योर मेडिसिन व्हिच यू हैव टेकन लास्ट वीक, किसी भी तरीके से। लेकिन आपका ये ओपन एंड ऑडियंस जिसके अंदर वो फीलिंग कंसर्न अपने जो भी इश्यूज हैं वो उसको हाई डिटेल में बताने की कोशिश करें, ठीक है। ओ हैव ओपन ओपन है, ओपन लेकिन जितना मर्जी वो बताना चाहिए। अब ये नहीं कह रहा कि प्लीज टेल मी द पेन ऑफ प्लीज टेल मी स्पेशली द साइड इफेक्ट व्हिच यू टेक आफ्टर द मेडिकेशन, इस तरह की बात नहीं मैं कर रहा। मैं तो वो हैव बीन ओपन कर रहा हूँ कि आप जो भी आपको फीलिंग है वो आप बताएं, ठीक है। फिर आगे क्लोज है, हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी साइड इफेक्ट फ्रॉम द मेडिकेशन। अब ये क्लोज हो गया, वहां पे हाउ हैव यू बीन फीलिंग आ गए, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अब वो कहेगा यस या नो, ठीक है। वो सिंपल उसका ये जवाब होगा कि मैं जब उससे पूछ रहा हूँ कि आपने एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो सिंपल यस या नो, तो ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आपने इसी तरह अपना जो भी आपका टास्क होगा, आपने उससे पेशेंट की फीलिंग, पेशेंट की जो कंसर्न है, जो पेशेंट के जो इश्यूज है, उसको पूछने की कोशिश करनी है। जब वो बता देगा कि उस इश्यूज के अंदर आपने स्पेसिफिक हो जाना कि आपके पास एक चीज है जिसके बारे में पूछना चाह रहे हो, वो आपने उसके अंदर लिखा है, तो इसे कहते हैं क्लोजर। ये एक इंफॉर्मेशन टेकिंग, इंफॉर्मेशन गिविंग और ये जो जितने भी दूसरे पैरामीटर्स होते हैं जो रिलेशनशिप बिल्डिंग के होते हैं, लैंग्वेज के होते हैं, वो सारे इसके साथ आपकी तरफ जगह कवर होना शुरू हो जाए। सही है। अब आगे आ जाते हैं प्रोवाइड स्ट्रक्चर। फिर अगली चीज क्या आती है, जब आपने कन्वर्सेशन एक स्टार्ट कर ली है, आपने एक्यूरेटली इंट्रोडक्शन दिया अपना, फर्स्ट पॉइंट गोल्डन रूल कवर कर लिया, सेकंड आपने ओपन से शुरू करते क्लोज तक आए तो दो गोल्डन रूल आपने कवर करिए। अब तीसरा गोल्डन रूल क्या है, वो है जी आपने स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ठीक है। यूज सीक्वेंसिंग लैंग्वेज टू एक्सप्लेन प्रोसीजर और गिव इंफॉर्मेशन। इफ यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन और यू एक्सप्लेनिंग एनी टाइप ऑफ प्रोसीजर, देन यू हैव टू यूज अ सीक्वेंसिंग लैंग्वेज। और सीक्वेंसिंग लैंग्वेज क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। And while you are giving the sequential language, your information should be organized. It doesn't matter that the thing which should be told initially, you are telling at last, but using a sequential language, that will be right. No, your information will be wrong if it is not organized. For example, आप पेशेंट को किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, तो आप सबसे पहले डिफाइन करो। फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप उस टेस्ट का नाम बताओगे, फिर उस टेस्ट को डिफाइन करोगे कि वो होता क्या है और उसके फायदे क्या है, आपके अंदर क्यों कर रहे हैं, ये इस तरह। अब आप अगर उसको ऑर्गेनाइज, ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अगर आप कैसे करते हो, आप बताते हो कि टेस्ट हम आपका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये मसला है, इस टेस्ट के अंदर ये पैरामीटर्स होते हैं और इस टेस्ट का नाम ये है, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है। नाम सबसे पहले देता है तो उसको नाम से बताया कि मुझे किस चीज़ के बारे में बताना। नाम लास्ट में बताएंगे वो कंफ्यूज देगा कि मुझे सबसे पहले जो बताया था वो किसके बारे में था, वो कौन सी चीज़ थी जब ये इसने नाम की बताया। इसलिए इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज। जब आप अपना स्ट्रक्चर अपना प्रॉपर बनाएंगे किसी भी चीज को बताते वक्त, तो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और लॉजिकली कोहेरेंट हो, एक दूसरे के साथ वो मैच कर रही हो, ठीक है, तो आपको उस चीज के नंबर में। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब जो इस थर्ड पॉइंट को समझ जाएगा ना, समझ जाएगी वो 70% अपना जो एग्जाम है ना, वो स्पीकिंग वाला, वो एग्जाम क्लियर करने के काबिल। उसके बाद जो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, जो रीअश्योरेंस होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने स्ट्रक्चर के अंदर इन चीज़ों को भी लेके आना, ठीक है।
अब ये एक स्ट्रक्चर है जो किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल अब अस्थमा इनहेलर के बारे में मैं बता रहा हूँ किसी मरीज के बारे में, तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू यूज योर अस्थमा इनहेलर प्रॉपर्ली. First, remove the cap and shake the inhaler gently. Then exhale fully to prepare your lungs. Next, place the mouthpiece between your lips and seal them tightly around it. Now, press down to the gangster to release the puff of a medication while inhaling deeply. Make sure you hold your breath for 10 seconds to allow the medication to reach your lungs. Finally, exhale slowly and replace the cap. तो ये एक बहुत ही ना वो मैंने मुझे सेम सेम मैंने पढ़ के आपको बता दिया है। आप इसको और खूबसूरती के साथ भी कर सकते हो, लेकिन ये जो फर्स्ट है, देन है, नेक्स्ट है, नो है, मेक श्योर है, फाइनली, ये एक सीक्वेंस को जाहिर कर रहे हैं कि आप स्टेप बाय कोई चीज बता रहे हो, ठीक है। और आपने इस तरह अपनी इंफॉर्मेशन जो आप किसी चीज के बारे में दे रहे हो उसको स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट बताना है, देन क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नो आपने क्या करना है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये आपने जो सीक्वेंस के लिए यूज होते हैं, वो आपने अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनको एडजस्ट करना है। और देखें, अब इधर मैंने ये नहीं बोला कि the asthma inhaler which I'm giving to you, you have to breathe for 10 seconds to allow the medication so that medication reach to your lung. And you know that I'm telling you about asthma inhaler. You should use it very carefully because it helps to prepare your lung. Please remember that use this medicine and shake well if it to you. अब ये क्या है, ऑर्गेनाइज नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं उसको 10 सेकंड का बता रहा हूँ कि इसको मेडिसिन 10 सेकंड के लिए अपने लंग्स के हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं उसका नाम बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं उसे कह रहा हूँ कि ये आपने यहाँ पे रखनी चाहिए, इसको ये करना है, मतलब मैं आगे पीछे बता रहा हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने, इंफॉर्मेशन तो सारी दी है, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कम। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो वो स्ट्रक्चरल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, स्टेप वाइज हो, ठीक है, शुरू से जो चीज पर बता रहे हैं। और इन बिटवीन आप दो चीजें आपको बता दी थी, तो आप इसमें पॉज लेके कह सकते हैं कि एम आई क्लियर टू यू, आर यू ऑन सेम पेज। तो ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच है कि आप पेशेंट के साथ जो है वो कनेक्टेड हो और आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को जांच रहे हो साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्या था कि हमें रोल पे स्टार्ट करना है, हमारा इंट्रोडक्शन, सॉरी, हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद प्रोवाइड स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन देनी है जो ऑर्गेनाइज करके हमें रिप्रेजेंट करनी, जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाया गया। एक चेक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करना चाह रहे हो, जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि बिटवीन आपने अगर देखना है कि उसको इन्फॉर्मेशन की पता चल गई, तो आप उसको कह सकते हो कि एम आई क्लियर टू यू। इसको और भी अच्छे तरीके से आप कह सकते हो, कहते हो बिफोर वी कंटिन्यू इज देयर एनीथिंग वुड यू लाइक टू आस्क। ठीक है, आप, ये बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है कि आप उससे इजाजत ले रहे हो कि मैं अब आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा आपके ध्यान में कोई और क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस अप टू दिस पॉइंट। मतलब अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया है इससे रिलेटेड आपकी जन ये दो फ्रेजेस हैं, इनको याद कर, लेकिन एडजस्ट आपने क्या करना है, अपनी सिचुएशन को देखते हुए उसके मुताबिक ही आपने उसको एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं कि वो सिचुएशन कुछ और है तो आप उसको ये यही इन्हीं चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूस दे रहे हो तो उसके अंदर ये एडजस्ट हो सकती है, या आपने कोई भी एजुकेशन उसको दी है तो उसके बाद डेफिनेटली ये एडजस्ट हो सकती है। फिर एज इज एवरीथिंग क्लियर सो फार, ठीक है, ये भी एक सिंपल सा आप स्टाइल है, आप जो इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हो कि उसको जो अभी तक मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो क्लियर है, अस्थमा से inhaler से या कोई और टॉपिक है। तो ये क्या हो गया, हमारा जो फोर्थ पॉइंट हो गया वो कहते हैं चेक इन्फॉर्मेशन, कि आपने इन्फॉर्मेशन चेक लाजमी करनी है। ये एक अच्छे लिसनर की और आपकी जो स्पेशली आप मेडिकेशन से रिलेटेड या पेशेंट की मेडिकेशन को मेडिसिन से या किसी इंस्ट्रूमेंट से या इंसुलिन से रिलेटेड अगर एजुकेशन दे रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन से, तो आपका इंफॉर्मेशन चेक करने के बहुत पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि आप इंश्योर कर रहे हो कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसने ठीक एब्जॉर्ब की हैं, और दूसरा तो मिसलीड या मिस गाइडेंस उसको ना मिल जाए। ठीक, आगे आ जाता है यूज ले पर्सन टर्म्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमूमन हम गलती कर जाते हैं आम भी, जब हम पेशेंट से इधर पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अब जब बात करें तो हम मरीज को ऐसे ऐसे वर्ड बोल देते हैं, उसके ऊपर से गुजर जाते हैं बीमारियों के, मेडिसिन के नाम के, टेस्टों के नाम के।
तो उसके लिए ये कि आपने अवॉइड करना है कि मेडिकल वोकैबुलरी जो है ना, जो केयर गिवर है ना, एक तो कोशिश करें कि मेडिकल जार्गन जो टर्म्स हैं वो यूज ही ना करें। टेक्निकल जो लैंग्वेज है ना, जो हम नॉर्मली नर्स नर्स को ओवर देते करके, डॉक्टर को ओवर देते करके यूज करती है इस पेशेंट के बारे में, कि जैसे इस पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक, ठीक है, इस पेशेंट हाइपरटेंसिव। तो हम ये तो अब हमें पता था। अब आप किसी ले पर्सन को बताओगे कि आपका योर पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, वो उसके लिए तो हाइपरटेंसिव एक बिल्कुल शायद अननोन वर्ड हो, बिल्कुल सुना भी हो तो शायद क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो कि वो किस चीज से हाइपरटेंसिव है या हाइपरटेंसिव की लिमिटेशंस क्या हैं। तो इसलिए आपने जो ले पर्सन की लैंग्वेज है वो अपने इस्तेमाल करें किसी के रोल पे में। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं स्पेशली ये बात सुन रहे हैं, उनके रोल पे के अंदर मुझे ये वाला जो फॉल्ट है ये नजर नहीं आना चाहिए, टेक्निकल एरर जो है वो नजर नहीं आना चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज है या कोई भी टेस्ट है या कोई भी मेडिसिन है, उसको जब एक्सप्लेन करना है तो उसका नाम बेशक आप ले लें, और नाम लेने के बाद उसको एक्सप्लेन करें ले मैन पर्सन लैंग्वेज, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ तो वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप HB1A1 टेस्ट है, ठीक है। अब आप पेशेंट को बताएंगे कि आई एम गोइंग टू परफॉर्म योर टेस्ट, so this test is used to rule out your sugar level from past 3 months, and it will help to give us the general information about the level of sugar in your body, ठीक है। तो लेवल ऑफ शुगर जो है वो लास्ट 3 मंथ्स ये उसको आसान लफ्जों में बताएगा ये टेस्ट क्या चीज़ है, ठीक है। आपने कोई भी मेडिकल वर्ड है, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसिव दिया है, तो आप यूज करें योर पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, इट्स मीन दैट द ब्लड प्रेशर ऑफ योर पेशेंट इज ऑन हायर साइड, ब्लड प्रेशर इज ऑन हायर साइड, उसको आसान लफ्जों में बता रहे हैं। तो जो आपने मेडिकल वोकैबुलरी अगर कोई एक आधा वर्ड है जो आपके टास्क के अंदर है और आप उसको वैसे ही बताना है, तो उसको क्लियर करके उसके आसान लफ्जों में बताएं ताकि उसको समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ तक होपफुली आपको 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जहाँ पे मैंने आपको 5 टिप्स दी हैं, वहाँ पे मैं आपको 5 डॉट्स भी बताऊंगा कि जो आपने डॉट्स अपनी स्पीकिंग के दौरान फॉर एग्जाम्पल यूज नहीं करने, क्योंकि जो अगर आप देखें ना कुछ चीज़ें होती हैं, आप हम लोग जो स्पेशली नर्सिज हैं, बहुत अच्छे नर्सिज भी होते हैं, आज हमारे ऐसे नर्सिज भी हैं जिन्होंने MSN की है, PhD कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ नर्सिज स्पेशली इन पाकिस्तान जो है वो ऐसे नर्सिज हैं कि जो मॉडरेट लेवल के नर्सिज हैं, जिनकी इंग्लिश की ग्रामर है वो मॉडरेट लेवल की है। तो उन लोगों के लिए मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बस ये चीज़ सीखनी कि आपने बोलना क्या और क्या नहीं बोलना। जो बेसिक सारी चीज़ें हैं ना, अगर आप उसको सीखने में चक्कर में अभी लग जाएंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो, आप गलतियाँ ज़्यादा करें। आपको जैसे ये मैंने 5 पॉइंट ऊपर बताए हैं कि आपने इंट्रोडक्शन ऐसे देना है, आपने ओपन एंडेड से करते हुए क्लोज एंडेड तक आना है, आपने स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, आपने लेमन लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है। तो इसी तरह अब आपने क्या नहीं करना, ठीक है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मेक श्योर, ये मैंने आपको बताया था कि आपने इंटरप्ट नहीं करना। जब आपको इंटरलोक्यूटर, जब आपको लगे ना वो चुप हो गया है, थोड़ा सा बेशक आप इसको 2-3 सेकंड आपको गैप बाजू वो खैर है, लेकिन जब आपका इंटरलोक्यूटर चुप हो गया ना, बहुत अच्छे इंटरलोक्यूटर्स होते हैं जो आपको इशारतन भी साथ साथ बताते हैं कि अब आपकी बारी है, आप कंटिन्यू करते हैं, इशारों से आपको बता देंगे। तो वो एक साइन होता है कि आपको वो हेल्प आउट कर रहे थे ताकि आप अपने रोल प्ले के अंदर जो है ना वो नेचुरल रोल प्ले लगे आपका। तो वो आपने जो है ना, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल है कोई पेशेंट अपने बारे में चीज बता रहा है या पेशेंट अपनी फीलिंग्स बता रहा है, और वो फीलिंग अच्छी नहीं है, तो आपके जहन में कुछ चीज आ रही है, अमूमन हम इधर पाकिस्तान में ऐसे करते हैं, हम तो रोक देते हैं पेशेंट्स को, यहाँ बात नहीं करते, बस अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, माँ बाप मैं कोई बात कर रहा है पसंद नहीं है, हम कहते हैं प्लीज मुझसे बात करो। तो गोरे इस चीज को बहुत नेगेटिव लेते हैं, वो समझते हैं कि एथिकली इसको एथिक्स ही नहीं है बात करने के, कि जब मैं तो बात कर रहा हूँ, पेशेंट को बात कर रहा है, तो ये इनका काम नहीं है इसको बीच में इंटरप्ट करना। तो सबसे पहला डॉन्स क्या है कि आपने इंटरप्ट नहीं करना, ठीक है। सेकंड क्या है कि डू नॉट रश स्पेशली इफ यू आर नर्वस, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, आपके पास 6-7 टास्क हैं और आप नर्वस हो गए, किसी वजह से भी आपका स्टार्ट थोड़ा सा बहुत सारा, या आपने इंट्रोडक्शन जैसा दिया उसके अंदर कंफ्यूजन आ गई, या कोई डिजीज ऐसी निकल आई है जो आपको नहीं पता उसके बारे में बिल्कुल भी और आप नर्वस हो रहे हो, उस सारी कंडीशन के अंदर आपने डू नॉट रश। रश का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी से एक से दूसरे टास्क के ऊपर जाना। आपने ऐसे नहीं करना कि अब मैं एक टास्क को जिसको खत्म करके आप इसको बस नहीं,
आप जब नर्वस हो गए उस वक्त बल्कि ज्यादा रिलैक्स हो गए, उतना थोड़ा और स्लो बोलना भी शुरू कर दें। इतना स्लो नहीं कि जैसे मेक श्योर दैट, इस तरह नहीं बोलना, मेक श्योर दैट, थोड़ा सा स्लो करके जो नेचुरल चीज है, ताकि आप रिलैक्स होकर अपने फोकस कर सकें। आप ज्यादा जो है वो रशीनेस के अंदर आप एक टास्क को छोड़ के दूसरे पे जाने के चक्कर में आप गलतियां ज्यादा ना करें, ठीक है, और आपको रिपीटेशन करनी पड़े। जब आप रश में बोलते हैं ना तो अक्सर हम, जैसे मैं कहता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अर्नेस्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू, तो मतलब एक ही वर्ड को दो तीन दफा जब हम बोल देते हैं तो ये एक साइन होता है कि हम रश में या हम जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम से क्लियर आइडिया जिनमें आ भी रहा है कि बार बार वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये आपने नहीं है। होपफुली आप रश को समझ गए होंगे, जो मैंने आसान लफ्जों में बताने की आपको कोशिश की है। तो उसके बाद फिर आप कहा जाता है डू नॉट पैनिक। पैनिक नहीं हो, पैनिक जो नेस होती है वो भी एक साइन इसका यही होता है कि आप की ट्यून और आपकी जो स्पीच होती है ना वो थोड़ी तेज होती है, ठीक है। और आप रिपीटेशन कर रहे हो अपने वर्ड्स की, जैसे मैंने रश के अंदर बताया, इसी तरह पैनिकनेस के अंदर भी ये होता है कि आप क्या कर रहे हो कि आप अपने ही वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। और आप इंफॉर्मेशन के अंदर बार बार जो मिसलीड कर रहे हो, बात कुछ और कर रहे हो फिर छोड़ के बात कुछ और कर रहे हो, तो एक बात से सडनली दूसरे पे चले जाते हो, दो तीन बातें, ये पैनिकनेस को शो करता है कि आप पैनिक हो चुके हो, आपको कंट्रोल ही नहीं अपनी आ रहा स्पीच के ऊपर। तो आपने पैनिक नहीं होना, अपनी स्पीच में कंट्रोल रखना है। ये जब आप प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं जिनके साथ, जो मेरे साथ कर रहे हैं, या वैसे अपने जहाँ भी पुलिस के साथ करते हैं, तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस के अंदर देखें। कोशिश करें रोल प्ले ऐसे ना पहले से तैयार करके रोल प्ले ना करें। ऐसे रोल प्ले आपके सामने है कि अभी आपके पास रोल प्ले है और आप कर रहे हैं, और ऐसे कैरेक्टर ढूंढे जो आपको टफ टाइम दे। इंटरलोकेटर ऐसे ढूंढे जो आपको टफ टाइम दे, क्योंकि आज अगर आप टफ टाइम ले लेंगे ना इंटरलोकेटर से तो एग्जाम डे पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको पता होगा कि आपने अपनी पैनिक पे कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका आ जाता है कि डू नॉट यूज मेडिकल jargon। वो मैंने आपको पहले से बता दिया कि ज्यादा मेडिकल jargon यूज करें ही ना। अगर कोई एक मेडिकल वर्ड डेफिनेशन या पैसा यूज करती हैं तो एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन करें डिटेल में कि वो चीज़ है क्या, ठीक है। ये हम क्लियर कर चुके हैं। यूनिट टेक द एग्जाम और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लिसनिंग रीडिंग के लिए तैयार हो गए होते हैं, नंबर आ रहे थे, उस समय जैसे हमारा ऑलरेडी तैयार है, डेट बुक करवा लेते हैं और जी कहते हैं जी अब साथ साथ हम राइटिंग और स्पीकिंग करेंगे। और 90% जो नर्सिस है, 90%, ठीक है, ये एक सर्वे था जो उन्होंने शेयर किया था, 90% नर्सिस है वो जो है वो स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर फेल हो जाते हैं। लिसनिंग और रीडिंग के अंदर तो स्किल सीख लेते हैं ना, उसके अंदर तो 42 क्वेश्चन है, 30 नंबर ले लेते हैं, और स्किल और फार्मूला बना लेते हैं कि इसमें से इतने ले लेते हैं और ऐसे ठीक करना है, और वो उनकी लाभ चल भी जाए तो वो ठीक लेते हैं। लेकिन ये जो स्पीकिंग और राइटिंग है इसके अंदर कोई लाभ नहीं चलती। इसके अंदर ये है लक इन सेंस कि उसके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लिखते वक्त भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बोलते वक्त भी। और वो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के साथ आता है, जब आपको चीज़ों का पता हो तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। सो इसलिए लास्ट में बेसिक चीज ये है कि ठीक है कि जी आपने अपना जो रोल प्ले है जैम है वो तब तक बुक नहीं कराना जब तक आप एग्जाम के लिए रेडी ना हो, जब आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ों के ऊपर ऊपर ओवरकम ना कर चुके जो आपको बताएंगे। चलिए होपफुली आज की कन्वर्सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी, और ये आपको मदद देगी। स्टूडेंट्स स्पेशली तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, वो इस वीडियो को रिलैक्स होके गौर से देखें, पॉइंट्स को रिव्यू करें अपने साथ कि उन्होंने ये 5 टिप्स हैं ये फॉलो करनी है। जो सबसे पहली टिप ये है कि आपने रोज के कुछ स्टार्ट करना है प्रॉपर नाम से। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी, उनको मैं आज ये बता रहा हूँ कि आपकी जो सेटिंग है उसमें से आपने पढ़ लेना। अगर सेटिंग में बेशक आप स्टार्ट में हैं, कहीं ना कहीं अगर ये लिखा हुआ है ना कि यू हैव गॉन थ्रू द पेशेंट नोट्स, इट्स मीन कि आपको नाम पता है, तो आप उस 3 मिनट के अंदर नाम पूछिए, ठीक है। बिना झिझक आप नाम पूछ के अपने पास लिख लें और ऐसे रोल पे स्टार्ट करें, ठीक है। हेलो कैथी, मैकेनिक कॉल जॉन, इस तरह आप उसका नाम एडजस्ट करें, और ये इंट्रोडक्शन के अंदर ही करें, ठीक है। जब आप रोल पे स्टार्ट करते हैं ओपन क्लोज की भी समझ आ गई। ओपन के अंदर आपने ऐसे बोलना हो या व्हाट यू फील, फीलिंग कंसर्न जो उसके हैं उसको वो लेके आ रहा है वर्ब, ताकि वो उसको डिस्क्राइब कर सके उसे। और क्लोज के अंदर क्या है स्पेसिफिक आपको उस चीज़ के अंदर आ जाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने प्रोवाइड करना है, वो मैंने बता दिया। जैसे आप कोई भी चीज़ बता रहे हो तो आप फर्स्ट बी देन नेक्स्ट नाउ मेक श्योर फाइनली, इस तरह की वर्ड्स होती है अपनी स्पीकिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।
और फिर चेक इन्फॉर्मेशन करनी है आपने, कोई कोई चीज़ बता रहे हैं तो आपने मल्टीपल चीज़ें बता रहे, जैसे 3 टाइप्स मैंने आपको बताया। बिफोर वी कंटिन्यू, इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड फॉर दिस पार्ट? तो अब ये देखा होगा, ये जो मैं बोला ना, इसे एक दो वर्ड पे स्पेशल जोर दे रहा हूँ, तो उसे कहते हैं इंटोनेशन। ये आप तब करें जब आपकी कमांड अच्छी हो इंग्लिश की, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो। इसको डेवलप करने के चक्करों में आप अपना वो ज्यादा चीज़ें अपना खराब कर रहे हैं, ठीक है। और ले पर्सन लैंग्वेज यूज करें लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट्स भी मैंने आपको बता दिए, चलेंगे होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर कोई क्वेश्चन हो, आपका कंसर्न हो, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, मुझे बताएं, ताकि मैं फर्दर आपको इस चीज़ के बारे में गाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन। और